तुम फोन एप्पल का चलाते हो, शॉपिंग अमेजोन से करते हो एंड ओटीटी नेटफ्लिक्स पर देखते हो एंड आप पेट्रोल भी डॉलर में खरीदते हो, लेकिन आपकी जो इनकम है वो सिर्फ रुपीज में है। आपकी 30 से 35 हजार रुपए की सैलरी भी ग्लोबल लेवल पर कमजोर होती जा रही है। 2014 में $1 की कीमत थी 60 रुपए, आज वही डॉलर की कीमत है 95 रुपए। तुमने एफडी और निफ्टी 50 में पैसा लगाकर रिटर्न तो कमा लिया, लेकिन उस रुपए की गिरती हुई वैल्यू ने उस रिटर्न को कमजोर कर दिया। तो अगर आज आपने इन 2 सवालों के जवाब नहीं जाने, एक कि आपको इंडिया के बाहर पैसा क्यों निवेश करना चाहिए एंड दूसरा अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, अगर ये सवालों के जवाब नहीं जाने तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्ल्ड के एक्सपोजर से काफी पीछे रह जाओगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूं कि अगर आप इन चक्करों में नहीं भी पढ़ना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको इंडिया के बाहर का एक्सपोजर लेना है, तो वो मेथड आपके लिए काफी ज्यादा ईजी रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी सारी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का काफी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले सवाल के बारे में बात करते हैं कि आपको इंडिया के बाहर पैसा क्यों निवेश करना चाहिए। सबसे पहला रीजन जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि 2020 से 2025 के बीच में हम इतने सारे वॉर देख चुके हैं, यानी हम इतने सारे युद्ध देख चुके हैं कि अब हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि कल किसी भी कंट्री पर अटैक हो सकता है, कल किसी भी कंट्री का एक दूसरी कंट्री के साथ वॉर शुरू हो सकता है। तो किसी एक कंट्री में अपना सारा पैसा लगाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। एंड सिर्फ वॉर ही रीजन नहीं है, इसके अलावा अगर कोई उस कंट्री में पॉलिटिकल इशू आ जाता है या कोई पॉलिसी में ऐसा चेंज आ जाता है कि जिसकी वजह से वहां का स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया, तो फिर उस केस में भी अगर आप सिर्फ एक कंट्री पर रिलाय करते हो तो आपका पैसा फिर बहुत बड़े रिस्क में है। इसकी वजह से सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन निकल कर आता है कि आपको किसी भी कीमत पर किसी एक देश की इकोनॉमी पर कभी भी बेट नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा मल्टीपल इकोनॉमीज में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दूसरा रीजन है करेंसी डेप्रिसिएशन। एंड ये सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल फायदा है अगर आप इंडिया से बाहर पैसा निवेश करते हो। अगर आपने पिछले टाइम में एक ट्रेंड देखा होगा तो इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले हर साल 3 से 4% आसानी से गिर जाता है। तो अगर आपने यूएस मार्केट में पैसा निवेश किया और यूएस मार्केट ने साल भर में 0% रिटर्न भी दिए, और उस केस में अगर जो रुपए है उसकी वैल्यू 4-5% से नीचे गिर जाती है, तो भले यूएस मार्केट ने आपको 0 रिटर्न दिए लेकिन फिर भी उस केस में आपको 4 से 5% रिटर्न मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन रुपीस है इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो जब आप अपना पैसा यूएस मार्केट में निवेश करते हो तो वहां पर रुपए तो चलता नहीं है, वहां पर डॉलर चलता है। तो अगर आप यहाँ पर डॉलर में निवेश करने जाओगे, मतलब पहले आपका रुपए था, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर वो निवेश किया जाएगा एंड जब आप निकालोगे तो वो वापस से डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होगा, तो तब तक पैसे की वैल्यू और गिर चुकी होगी, तो $1 की कीमत फिर ज्यादा रुपए में कन्वर्ट की जाएगी। तो इसकी वजह से अगर यूएस में आपको 0% रिटर्न भी मिलता है, उस केस में भी आपको 4 से 5% के रिटर्न मिलेंगे। अगला रीजन है ग्लोबल एक्सपोजर। हम सुबह से शाम तक जितनी भी सर्विसेज यूज करते हैं उनको थोड़ा देखते हैं। हम फोन यूज कर रहे हैं एप्पल का, शॉपिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं अमेजोन, हम सोशल मीडिया के नाम पर यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर, एंड हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, एंड बाकी सब तो छोड़ो यार, हम ईमेल के लिए भी यूज करते हैं गूगल का जीमेल। चलो ये भी छोड़ दो यार, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ये भी तो आप YouTube पर देख रहे हो, एंड आप इस गर्मी के मौसम में जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो भी आप कोको कोला पी रहे हो। तो हम इन कंपनीज के कंज्यूमर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप इन कंपनीज के इन्वेस्टर भी बने हुए हो या नहीं? यानी कि आप पैसा इनमें खर्च तो करते जा रहे हो कंपनीज की सर्विस में, लेकिन इनकी प्रॉफिट में आप हिस्सेदारी ही नहीं ले रहे हो। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी निकल कर आता है कि आपको इन कंपनीज में भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि आप इनकी सर्विस खुद काफी सालों से यूज कर रहे हो। एंड चौथा रीजन है सेक्टर लिमिटेशन। भारतीय बाजार में अगर आप कंपनीज को देखोगे तो वो सबसे ज्यादा आपको फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज मिलेंगी, या फिर आपको आईटी कंपनीज दिखेंगी, या फार्मा है, या सीमेंट सेक्टर है, या एफएमसीजी सेक्टर है। तो आपको इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड कंपनी मिलेंगी। इंडिया में कोई भी ऐसे न्यू एज बिजनेसेस नहीं है जो अभी ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यूएस में और चाइना में एआई का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इस टाइम पर जो थीम चल रही है वो एआई की चल रही है। दूसरी अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अभी इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आप अपना पैसा
निवेश कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर अभी एरोस्पेस से रिलेटेड भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो काफी अच्छा काम कर रही हो, उसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी निकल कर आता है कि अभी जो आगे जो थीम चलने वाली है वो थीम इंडिया में मिसिंग है। हमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा उस कंपनी में निवेश करने का, उस सेक्टर में निवेश करने का, तो फिर हम निवेश करेंगे कैसे? इसलिए ये एक बड़ा रीजन निकल कर आता है कि अब आपको इंडिया के बाहर भी अपना पैसा निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये 4 रीजन काफी बड़े रीजन है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर आपने इन रीजंस को ढंग से समझ लिया होगा तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके भी मन में एक चीज पक्की हो गई होगी कि हाँ यार, अब इंडिया के बाहर निवेश करने का टाइम आ चुका है। अब हमें किसी भी एक कंट्री पर बैट नहीं लेनी चाहिए, हमें मल्टीपल कंट्रीज में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ देश प्रेमी भी आ सकते हैं कि जो बोलेंगे कि हमें इंडिया के बाहर पैसा क्यों निवेश करना चाहिए, क्या तुम्हें इंडिया की ग्रोथ पर भरोसा नहीं है? काफी सारी रीजंस वो गिना देंगे। देखो, बात ऐसी है, भरोसा है भाई, भरोसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इंडिया में ही निवेश है, लेकिन अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने में प्रॉब्लम क्या है? और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हमें उनका एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हमारे पास और ऑप्शन भी क्या बचता है? एंड रुपए की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है, तो यूएस डॉलर में निवेश करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो देशभक्ति को साइड में रखना चाहिए। देशभक्ति एक अलग जगह है और ऐसा नहीं है कि इंडिया से सारा पैसा निकालकर बाहर ही निवेश कर रहे हैं। पैसा यहां पर भी निवेश किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैसे को सेंटिमेंटल वैल्यू से मत देखो, पैसे को प्रैक्टिकल अप्रोच से देखो। तो अब समझते हैं कि आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं यूएस में इन्वेस्टिंग के लिए। तो टोटल हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें आप अपने नाम पर डायरेक्ट यूएस के स्टॉक्स खरीदते हो, लाइक एप्पल, गूगल या अमेजॉन जैसे शेयर्स को डायरेक्ट अपने नाम पर खरीदते हो। यहाँ पर यूएस में एक काफी अच्छी चीज है कि यूएस में आप फ्रैक्शनल बाइंग कर सकते हो, जो इंडिया में नहीं होती। फ्रैक्शनल बाइंग को अगर मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक स्टॉक को ना एक साबुन की टिकिया की तरह बना दिया। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का कोई भी नहाने का साबुन आता है, तो अगर आपको इंडिया में कोई भी स्टॉक खरीदना है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, स्टॉक नहीं, अगर किसी भी कंपनी का शेयर एक खरीदना है तो आपको उसकी पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे साबुन है तो साबुन को आप 10 रुपए के बिना नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी प्राइस है 10 रुपए। लेकिन यूएस में क्या किया गया है, यूएस में जो शेयर्स होते हैं उनको दूध की तरह बना दिया है। लाइक एक फिक्स अमाउंट आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, आप एक शेयर का आधा टुकड़ा भी ले सकते हो। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए का भी दूध ले सकते हो, 5 रुपए हैं तो 5 रुपए का भी ले सकते हो, 2 रुपए हैं तो 2 रुपए का भी ले सकते हो। यानी कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही उस शेयर का हिस्सा आपको मिल जाएगा। अब डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। IND मनी है, वेस्टेड है, ये एक तरीके से आपका यूएस में एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करवा देते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली, फॉरेक्स मार्कअप। जब भी आप अपना पैसा यूएस में निवेश करोगे डायरेक्टली स्टॉक्स में, तो आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट होगा यूएस डॉलर में, क्योंकि वहां पर रुपए तो चलता नहीं। तो जो बैंक उसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा वो कन्वर्जन पर एक मार्जिन रखता है और फिक्स्ड वायर ट्रांसफर फीस लगभग 500 से 1000 रुपए लगता है। तो अगर तुम 5000 रुपए बेच रहे हो तो 1000 रुपए तो फीस ही लग जाएगी ना, यानी कि पहले दिन में ही आपका 20% का लॉस हो गया। सेकंड प्रॉब्लम है LRS। गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप 7 लाख से ज्यादा पैसा बाहर बेचते हो तो उस पैसे पर 20% का TCS लगेगा, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें चार्जेस इतने लग रहे हैं कि अगर आप इसमें कम पैसे निवेश करने जाओगे, लाइक 2000 5000 रुपए, तो वहां पर आपके चार्जेस ही इतने लग जाएंगे, तो फिर वहां पर आप कमाओगे क्या? तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारी लिस्ट से बाहर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। एंड बिगिनर्स के लिए एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबसे इजी और प्रैक्टिकल रास्ता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस में निवेश करने जाओगे तो वहां पर आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है। नंबर 1, FOF यानी फंड्स ऑफ फंड्स। अब इसके आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक फंड है जो फंड में पैसा निवेश करेगा। यानी अगर आप वैसे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो वो जाके सीधा कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, लेकिन अगर आप यूएस के लिए पैसा निवेश करोगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेगा। तो जब भी बात इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की आती है तो जो इंडियन फंड मैनेजर होते हैं, जो यहां पर वो म्यूचुअल फंड चला रहे होते हैं, वो बजाय डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने के वो किसी यूएस के बड़े म्यूचुअल फंड में आपका पैसा निवेश कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है फीडर फंड। ये भी फंड्स ऑफ फंड्स का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। इस प्रोसेस में भी 2 फंड्स होते हैं। फीडर फंड होता है इंडिया में, ये इंडियन इन्वेस्टर्स से वो पैसा सारा कलेक्ट करता है। एंड मास्टर फंड होता है यूएस में। तो एक तरीके से फीडर फंड इंडिया से पैसा कलेक्ट करता है एंड वो सीधा पैसा जाके मास्टर फंड्स को देता है, वो उस पैसे को जाके निवेश करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम फीडर फंड क्यों है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे फंड को पैसा फीड कराता रहता है। यानी इंडिया से पैसा उठाएगा और वहां पर जाके उस पैसे को दे देगा। तो जब भी यूएस इन्वेस्टिंग की बात आती है तो वहां पर ऑलरेडी आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा निवेश करना चाहते हो, तो वहां पर कोई लार्ज कैप एक्टिव फंड लेना मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता। इसकी वजह से फंड्स ऑफ फंड की कैटेगरी में
इंडेक्स फंड में पैसा निवेश करना मैं सही समझता हूं, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो किसी एक्टिव फंड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल ETF। इसमें काफी सारी स्टेज होती हैं, अब उनको समझते हैं। सबसे पहले आप खरीदने का ऑर्डर लगाते हो अपने किसी भी ब्रोकर लाइक जेरोधा या एंजल वन से, एंड वो ऑर्डर जाता है NSE के पास, और आप इंडियन एक्सचेंज NSE या BSE से एक उस इंटरनेशनल ETF का यूनिट खरीदते हो। अब यहाँ पर दो केस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब किसी भी ETF का यूनिट खरीदते हो तो आप किसी अपने ही जैसे रिटेल इन्वेस्टर से वो यूनिट खरीद रहे होते हो, क्योंकि उसे वो यूनिट बेचना है, आपको वो यूनिट खरीदना है। लेकिन जब कभी मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है तो नए यूनिट्स बनाए जाते हैं, तब आप डायरेक्ट एक तरीके से AMC से वो यूनिट खरीदते हो। तो दोनों ही केस में एक तरीके से या तो आपका पैसा जा रहा है या उस पुराने वाले इन्वेस्टर्स का पैसा जो था वो उस AMC के पास था। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अगर आपने यूनिट खरीद लिया तो आपका पैसा अब AMC के पास पहुंच चुका। अब जो आपका पैसा AMC के पास पहुंच गया है, अब सबसे पहले इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, एंड डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए वो बड़े बड़े बैंक्स और करेंसी मार्केट्स का यूज करते हैं। अब बारी आती है US मार्केट में शॉपिंग करने की। तो जब अब उनके पास डॉलर आ जाते हैं तो उनका कोई ना कोई US में या तो ब्रोकर या पार्टनर होता है, वो उस पैसे को लेकर जाता है इंडेक्स के पास लाइक नेस्डैक वगैरह, एंड वहां पर जाके वो उन सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेस्डैक 100 का कोई ETF खरीदा है तो जो पैसा उसके पास पहुंचा है वो नेस्डैक 100 की 100 कंपनीज में वो पैसा डिवाइड कर देगा। अब आपके पास दो सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहली चीज कि भाई जो शेयर्स खरीदे गए हैं उनकी सेफ्टी क्या है, इंडिया में तो वो शेयर्स है नहीं, एंड दूसरा फिर यूनिट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले शेयर्स की सेफ्टी की बात करते हैं। तो जो शेयर्स खरीदे जाते हैं उन्हें लेकर आप इंडिया नहीं आ सकते, उन्हें आप वहीं पर किसी बड़े बैंक में जिसे कस्टोडियन कहते हैं उसके पास इन्हें सेफली रख दिया जाता है। अब दूसरा सवाल कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो इंडिया में जो आपके पास यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर यूनिट है, लेकिन उस यूनिट की ताकत उन असली शेयर्स में है जो शेयर्स उस कस्टोडियन के पास रखे हुए हैं। अगर US मार्केट में उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो फिर आपका जो यूनिट है, जो पेपर यूनिट है इंडिया में, इस यूनिट का भी प्राइस बढ़ने लगेगा। एंड इसी तरीके से अगर पैसा कमजोर होगा और डॉलर महंगा होगा तो भी जो आपका यूनिट है उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। अब इसे सिंपल समरी में समझाऊं तो आपने रुपया दिया, AMC ने उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर में कन्वर्ट करके वो US में एक ब्रोकर है उनका, उसे भेजा गया, उस ब्रोकर ने एक्सचेंज पर जाके शेयर्स खरीदे, एंड उन शेयर्स को जाके उन्होंने जो कस्टोडियन है, जो बड़े बड़े बैंक्स में वॉल्ट्स हैं, उनमें उसे सेफली रख दिया, एंड उसके बदले में आपको इंडिया में पेपर यूनिट्स मिल गई। तो जैसे जैसे उन शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके इस यूनिट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब जानते हैं कि बेस्ट ऑप्शन किसके लिए कौन सा है। तो अगर आप बिगिनर हो, आप SIP के थ्रू निवेश करना चाहते हो बाहर के मार्केट्स में, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड काफी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप एक बार SIP सेट कर दो एंड बार बार आपको द्वारा हेडेक नहीं पालना पड़ेगा निवेश करने का। आप एक बार SIP सेट करो एंड आप फ्री हो उसके बाद। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और मार्केट में एक्टिव रहना भी चाहते हो तो फिर आपके लिए ETF एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि ETF में आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा मिल जाती है, आप रियल टाइम प्राइस पर बाय कर सकते हो। अब बेस्ट म्यूचुअल फंड और बेस्ट ETF बताने से पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं अपनी खुद से रिसर्च करता हूं, उसके बेस पर डिसीजन लेता हूं। तो आप जो भी अपना डिसीजन लें वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी से लें। तो जो कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इन म्यूचुअल फंड्स का आप एनालिसिस करिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। एंड कुछ बेस्ट ETF हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इनका भी आप एनालिसिस करिए, एंड उस एनालिसिस के बेस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टर की जो भाई बहुत ही ज्यादा आलसी है, उसे इन फालतू के झंझटों में पड़ना ही नहीं है, वो सिर्फ एक फंड का नाम जानना चाहता है एंड उसी से उसका काम हो जाए। तो एक फंड है इंडिया में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। लेकिन पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हो तो इसमें आपका 70 रुपए जो, मतलब अगर आप इसमें 100 रुपए निवेश करोगे तो इसमें से 70 रुपए जो आपके निवेश होंगे वो होंगे इंडियन इक्विटी मार्केट में, एंड बाकी के जो 30 रुपए बचेंगे वो आपके US मार्केट में निवेश कर दिए जाते हैं। तो ये एक इंडियन फंड है, इसमें आप आराम से इंडिया में रह के बिना किसी हेडेक के, बिना किसी झंझट के आराम से आप इसमें पैसा निवेश करिए। आपका 30 से लेकर 25% तक पैसा US में निवेश किया जाएगा। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने US इन्वेस्टिंग के बारे में काफी डिटेल में बात की। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की मिस्टेक के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स की मिस्टेक कौन कौन सी है एज अ बिगिनर जो आप आराम से कर देते हो उनको काफी डिटेल में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।